Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to you. Friends, so far we had completed up to 11th chapter, and today we are going to start a 12th chapter. Friends, ninth, 10th, and 11th chapter are based on the optics. In the ninth chapter, we had dealt with the ray optics. In the 10th chapter, we had dealt with the wave optics. And in the 11th chapter, we had discussed the particle optics, particle nature of the radiation. So that chapters are correspondent to the optics, but yet 12th, 13th and the 14th remaining three chapters are totally different. 12th चैप्टर में हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद एटम्स के बीच में जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन आफ्टर वी गोइंग टू डिस्कस दी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो अब ये जो तीन चैप्टर है वो पूरा नया ही एक सेगमेंट है. इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं. तो अभी जो तीन चैप्टर है, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट पूरे फिजिक्स के अंदर जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है वो ये तीन चैप्टर है, अगर आप पूरे लेक्चर्स को अटेंड करते हो तो. अगर सारे लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करोगे तो यू विल फाइंड दिस थ्री चैप्टर्स वेरी इजीली एंड यू विल गेट इजीली द स्कोर इन दिस चैप्टर. ऐसे ये जो एटम्स है उसका जो वेटेज है ना वो 7 मार्क्स का है. आपके अगर गुजरात बोर्ड की बात करते हैं तो इसका वेटेज 7 मार्क्स का है. सीबीएसई वालों को 5 मार्क्स का वेटेज. एज पर द गुजरात बोर्ड ब्लूप्रिंट यू विल बी आस्क्ड 3 मार्क्स एमसीक्यू एंड एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछेंगे एज पर द ब्लूप्रिंट. और सीबीएसई वालों को टोटल 5 मार्क्स का इसमें से आने वाला है. तो फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर है, उसमें ज़्यादा बहुत टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग है. आप थोड़ा साथ में करोगे तो ये चैप्टर आराम से आप डाइजेस्ट कर पाओगे, आराम से स्कोर कर पाओगे. तो है क्या वो, उसके बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, बहुत साल पहले ऐसा माना जाता था दैट atoms are the fundamental particle and it is the most smallest thing in the whole universe. They, scientists and human being, were aware about the construction of the material. They know basically three kind of matters are there: solid, liquid and gas. And they are made up of molecules, and molecules are made up of atoms. But at that time, it was believed that the atoms are the most fundamental. Smaller than atom is not possible. So they believe that the atoms are indivisible and it is the most fundamental particles. But उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसके द्वारा साइंटिस्टों को पता चला कि भाई एटम्स जो है ना वो स्मॉलेस्ट नहीं है, उससे भी कुछ छोटा है. J.J. Thomson was the scientist who invented electrons. And after that, invention of radioactivity also takes place. In the case of radioactivity, they found that there are some invisible radiations is coming out from the material, coming out from the atom. So friends, in the case of radioactivity, कुछ invisible particles like alpha particles, beta particles and gamma particles are coming out from the atoms. मतलब atoms के अंदर से भी कुछ बाहर निकलता है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर atoms के अंदर से कुछ बाहर निकलता है तो इसका मतलब कि atoms जो है ना वो most fundamental नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है. So the belief at that time that the atoms are most fundamental and the smaller thing than the atom is not possible is destroyed. उसको साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि भाई एटम के अंदर भी कुछ है, एटम मोस्ट फंडामेंटल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया और पता चला कि सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही है. बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इन्वेंशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये तो पता चल गया कि भाई एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं.
एंड इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। वो भी लोग मतलब साइंटिस्टों को ये भी पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बट हमको पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे लिक्विड, सॉलिड, गैसियस सब्सटेंस, वो जनरली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसके एटम्स न्यूट्रल होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो एटम के अंदर है, बट एटम तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एटम के अंदर, और apart from the electron inside the atom there must be a positive particle. positively charged particle must be present, so that the net charge becomes zero and atom becomes neutral. एटम न्यूट्रल है वो पता चल गया था, बट उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है वो भी पता चल गया था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई कुछ ऐसा पार्टिकल्स होना चाहिए कि जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा और उसको इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ है, बट ऐसा पता चल गया उन लोगों को कि एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सो साइंटिस्ट लोगों ने फिर ऐसा सोचने लगे कि भाई एटम के अंदर क्या है। इतना तो पता चल गया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, बट एटम के अंदर ये जब चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन और दूसरे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो कैसे अरेंज्ड हुए हैं, उसका ओरिएंटेशन क्या है, एटम्स का कंस्ट्रक्शन क्या है, एटम के अंदर अरेंजमेंट क्या है, तो उसके बारे में साइंटिस्ट लोग पता करने का ट्राई करने लगे। तो इसके लिए एटम कैसा है, इसके लिए जो साइंटिस्ट ने थॉट्स दिए उसको उसका मॉडल बोलते हैं। जैसे थॉमसन ने एटम कैसा है वो बताने के लिए जो उसने अप्रोच किया, उसने जो बताया, उसने जो थॉट दिया, तो दैट इज कॉल्ड दी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो मतलब पब्लिक को ये तो समझ में आ गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, बट उसका ओरिएंटेशन क्या है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है वो पता नहीं है। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने एटम कैसा है उसके लिए अपने कुछ थॉट्स वहां पे रखे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था, बिकॉज थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन, थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन दैट हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन, एंड उसने ही सबसे पहले एटम के अंदर कुछ होता है ऐसा बताया था। तो एटम कैसा है वो उसने सबसे पहले बताया। तो उसने क्या बोला, अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बता रहा हूँ। तो थॉमसन ने क्या बताया कि भाई जो एटम होता है ना वो वाटरमेलन जैसा होता है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम होता है वो वाटरमेलन जैसा होता है। जैसे वाटरमेलन के अंदर पूरा एक सॉलिड स्फीयर जैसा होता है, तो इसी हिसाब से एटम के अंदर, एटम भी एक हम सॉलिड स्फीयर है ऐसा मान सकते हैं। और ये जो सॉलिड मटेरियल है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के द्वारा बना हुआ है। और जैसे वाटरमेलन के अंदर कहीं कहीं पे सीड्स होते हैं, तो इसी हिसाब से ये पूरे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये पूरा स्फीयर बना हुआ है, और कहीं कहीं पे अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर कहीं कहीं पे सीड्स होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऐसा बताया किसने, थॉमसन ने। तो दैट इज व्हाई दिस मॉडल ऑफ थॉमसन इज आल्सो नोन एज अ वाटरमेलन मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल मॉडल भी बोलते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मॉडल का मतलब समझते हो, जो पिक्चर में आता है, टीवी में आता है, वो मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मॉडल का मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एटम कैसा है वो बताने के लिए जो अपने थॉट्स दिए उसको उसका एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो थॉमसन ने ये बताया कि भाई एटम जो होता है ना वो सॉलिड स्फीयर जैसा होता है, उसका जो स्फेरिकल सॉलिड पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना होता है,
और अंदर की साइड कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसा बताया थॉमसन ने। बट ये मॉडल ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाया। ज्यादा टाइम के लिए ये मॉडल टिक नहीं पाया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन दिस मॉडल। फ्रेंड्स, ये सारा कुछ चल रहा था, ये एटॉमिक मॉडल, एटम कैसा है वो सब जानने का जो ये ट्राई हो रहा था। सो एट दैट टाइम साइंटिस्ट हैड परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट। दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। उन लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का, वैसे ये एक्सपेरिमेंट भी थॉमसन ने ही किया था, तो कुछ साइंटिस्टों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था उन लोगों ने कि लो डेंसिटी से हाइड्रोजन जैसे लाइटर गैस को भरा था और हाई पोटेंशियल डिफरेंस देने के द्वारा यहाँ पे डिस्चार्ज पास किया था। डिस्चार्ज पास करना मतलब ये हुआ, डिस्चार्ज पास करना मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड की तरफ सेंड करना। तो बिकॉज ऑफ द हाई पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रैवल, कैन बी फ्री फ्रॉम द कैथोड एंड कैन रीच टू द एनोड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये ट्यूब में से पास हो गए तो वो क्या करेंगे, अंदर की साइड जो एटम्स है उसके साथ कोलाइड हो गए, ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कोलाइड हो गए। तो हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट अचीव करेगा और वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। देखो अभी मैंने एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऐसा बोल दिया, बट एट दैट टाइम साइंटिस्टों को ये पता नहीं था, बिकॉज एटम कैसा है वही पता नहीं था। तो फिर वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की तो बात ही अलग हुआ ना, वो तो एटम ही क्या है वो पता नहीं है सबको। बट एक्सपेरिमेंट हो गया था, तो उन लोगों ने ऐसा देखा कि जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो कुछ रेडिएशंस यहाँ से निकलते हैं, और वो रेडिएशन प्रिज्म के द्वारा, अगर स्क्रीन पे, अगर हम उसको स्क्रीन पे ले जाते हैं प्रिज्म के द्वारा, अगर स्क्रीन पे उसको हम लाते हैं तो भैया, अगर स्क्रीन के ऊपर इसको लाते हैं तो कुछ कुछ जगह पे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अगर देखते हैं तो कुछ कुछ जगह पे आपको यहाँ पे देखो क्या होता है कि भाई ये जो रेडिएशन बाहर निकलता है उसको पहले क्या करना होता है, एक स्लिट में से पास करना होता है, एक स्लिट में से पास करना होता है। और स्लिट में क्या होता है कि बीच में गैप होता है। मैं बताऊँ आपको, जस्ट अ मोमेंट। और यहाँ पे गैप है, तो अभी लाइट जो है ना वो वहां से ही पास होगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिज्म रखते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, जितने भी अलग अलग वेवलेंथ्स है ना, वो अलग अलग वेवलेंथ्स का, प्रिज्म का काम क्या है पता है ना आपको? प्रिज्म क्या होता है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। तो प्रिज्म क्या करेगा, जितने भी अलग अलग वेवलेंथ्स है उसको एट द टाइम ऑफ द इमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म, जितने भी अलग अलग वेवलेंथ्स है वो डिफरेंट हो जाए, मतलब वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, ये जो स्क्रीन है वहां पे जितने अलग अलग वेवलेंथ्स है वहां पे आपको लाइन मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं पता है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। शायद ये चीज आपके केमिस्ट्री में भी आया होगा, आया था ऐसा कुछ? सर आने वाले सारे चैप्टर आ चुके हैं केमिस्ट्री में। वेरी गुड। बट केमिस्ट्री में फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना होता है। तो अभी क्या होता है कि
ये प्रिज्म के द्वारा जितने भी अलग अलग वेवलेंथ्स है ना वो सब सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम उसको स्क्रीन पे अगर लाते हैं तो आपको अलग अलग जगह पे लाइंस दिखेगी। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये क्यों हुआ वो तो पता नहीं था, बट एक्सपेरिमेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन लोगों को ये पता चला कि कुछ ग्रुप्स मिलते हैं ये स्पेक्ट्रम में। तो अलग अलग ये जहाँ पे पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स मिलते हैं लाइंस के। तो एवरी ग्रुप्स इज कंसिडर टू बी अ वन सीरीज। और फिर उसके बाद ये अलग अलग सीरीज का नाम भी हुआ, लाइमन सीरीज, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, एटसेट्रा। ऐसा क्यों हो रहा है वो किसी को पता नहीं था, बट एक्सपेरिमेंट हो गया कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में से अगर डिस्चार्ज हम पास करते हैं तो ऐसे कुछ रेडिएशन हमको मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ हमको मिलेगी। तो थॉमसन को ये पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये बता नहीं पाया कि भाई कोई एटॉमिक गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डालते हैं और वहां से डिस्चार्ज पास करते हैं तो वो एटॉमिक गैस के एटम्स में से ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ का एमिशन होता है। उसका रीजन क्या है, एटम में ऐसा तो क्या है कि जिसके द्वारा ये होता है। तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो ये डिस्क्रीट वेवलेंथ, डिस्क्रीट एमिशन ऑफ द डिस्क्रीट वेवलेंथ इन द डिस्चार्ज ट्यूब could not be explained by the Thomson's atomic model. So Thomson's atomic model collapsed here. One more thing, अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल वाकई में है, सपोज के है, ऐसा मान भी लेते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि थॉमसन ने ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये यहाँ पे कहीं पे भी ये पूरे एटम्स के अंदर सब जगह पे पॉजिटिव चार्ज के द्वारा पूरा ये मटेरियल पार्ट बनता है और बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये मान भी ले तो भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा कूलम्बियन फोर्स लगेगा, एट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं तो इट इज दे आर इन द वैसिनिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एट्रैक्शनल फोर्स लगेगा। तो बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, बिकॉज अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है तो फ्रेंड्स हमको ये पता है कि मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर कोई है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही है, अगर वाकई में वो वैलिड है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के एट्रैक्शनल फोर्स के द्वारा एक्सेलरेटेड मोशन करना चाहिए और उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होना चाहिए। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। आपने देखा कि कोई एटम, कोई मटेरियल है उसमें से कंटिन्यूअस रेडिएशन प्रोड्यूस हो ही जा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो ही जा रही है फ्री में, तो ऐसा तो नहीं होता। और जब होता है तो भी डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, अगर होता है तो भी वो डिस्क्रीट वेवलेंथ है। तो मतलब ये सारा कुछ जमेला जो है वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। उसके बाद थॉमसन का ही एक स्टूडेंट था, नाम था रदरफोर्ड। थॉमसन का ही स्टूडेंट था, नाम था उसका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या कर रहा था, वो रदरफोर्ड एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी के द्वारा अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन था उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आपको पता होगा कि अल्फा पार्टिकल वैसे क्या है, पता है किसी को? लास्ट लेक्चर में भी बात किया था। हीलियम न्यूक्लियस। वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल और कोई नहीं है, वो हीलियम का न्यूक्लियस है। याद रखना फ्रेंड्स, अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उसका जो चार्ज है ना वो +2 ही है, वो न्यूट्रल नहीं है। तो थॉमसन का एक स्टूडेंट था, नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो था वो रेडियो एक्टिविटी के
अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन हो रहा था उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने ऐसा सजेशन दिया कि अगर एटम को समझना है, एटम के अंदर क्या है वो जानना है, तो अल्फा पार्टिकल का कोई अलग एटम्स के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कैसे होता है। रदरफोर्ड ने यह सजेशन दिया कि अगर एटम का स्ट्रक्चर हमको समझना है तो उसके लिए कोई हैवियर एटम के ऊपर लाइक अ गोल्ड अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए एंड उसके बाद अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग होता है वो देखना चाहिए, तो उसके द्वारा हमको कुछ पता चलेगा। रदरफोर्ड के भी दो स्टूडेंट्स थे। थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड का स्टूडेंट था गाइगर एंड दूसरा था मार्सडन। You will be surprised that Marsden is having only a age of 20, 20 साल का था। तो उसने क्या किया, मार्सडन एंड गाइगर जो रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने रदरफोर्ड का जो सजेशन था वो एक्सेप्ट किया और उन लोगों ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल। तो ये सजेशन रदरफोर्ड का था, बट जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग थे वो गीगर एंड मार्सडन थे। तो उन लोगों ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया और अलग अलग डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे थे उसके बारे में सोचा, उसके रिजल्ट निकाले। तो अब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट जो है गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके द्वारा कुछ हमको कंक्लूजन्स मिलेंगे और वो कंक्लूजन्स को मिला के रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो स्टोरी समझ में आ रहा है भैया कैसे जा रहा है ये चीज पूरा? यस सर। तो फ्रेंड्स सोचो, अगर आपके टीचर आपको ऐसा बोलते हैं कि आपको ये करना है तो कितना बेनिफिट होगा, देखो सोचो। रदरफोर्ड ने जस्ट सजेशन दिया, एक्सेप्ट कर लिया उन लोग, उसके स्टूडेंट्स गीगर मार्सडन ने। मार्सडन 20 ईयर का ही था, 20 साल का था, तो भी हम उसका नाम अपने टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं, अमर हो गया वो। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सब लोग जन्मते हैं मरते हैं, बट मरने से पहले कुछ ऐसा करके मरना चाहिए कि लोग हमको याद करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपके टीचर आपको जो भी एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और वही किया मार्सडन गीगर ने। तो उन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ओके। तो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट जो है ना वो 4th क्वेश्चन है और ये जो पूरे 1 to 3 क्वेश्चन है वो हिस्ट्रिकल है, तो वो आप पढ़ना, आप घर पे पढ़ना, वो मैंने आपको बता दिया पूरा हिस्ट्री, ओके। वहां पे थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी है और थॉमसन एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन क्या है वो भी है, और फिर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कहाँ से आया वो एक तीसरा क्वेश्चन है, वो आप पढ़ना। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे आपको 2 फिगर दिखाई देगी, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है आपको? Are you able to see that this 2 figure, number 1 and number 2? यस सर। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट अपॉर्टस क्या है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, वो यहाँ पे भी है, दोनों सेम ही है। एक 2D व्यू है और दूसरा जो है ना वो 3D व्यू है। ये आपका 2D व्यू है और ये आपका 3D व्यू है, ओके। बाकी वही का वही है। तो फ्रेंड्स ये आपका अल्फा पार्टिकल जहां से एमिट होता है, वैसे बिस्मथ जो है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर सकता है, जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, और वो अल्फा पार्टिकल अलग अलग जगह पे ना चला जाए, अलग अलग जगह पे ना चला जाए एमिट होने के द्वारा, तो उसके लिए यहाँ पे लीड के ब्रिक्स लगाए हुए हैं और एक पर्टिकुलरली पाथ अल्फा पार्टिकल को देने हम उससे दे रहे हैं। तो यहाँ पे लीड के ब्रिक्स लगाए हुए हैं so that alpha particle cannot be go away from the system, और उसको एक स्पेसिफिक पाथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को एक स्पेसिफिक पाथ मिल गया और फिर वो पाथ के द्वारा वो क्या करेगा, ये गोल्ड फॉइल के साथ कोलाइड करेगा। यहाँ पे गोल्ड फॉइल, ये 2D 3 पे साथ में समझा रहा हूँ, समझ में आया आपको? ये गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखा हुआ है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये रहा आपका गोल्ड फॉइल, ऊपर के फिगर में यहाँ पे है, नीचे की फिगर में यहाँ पे गोल्ड फॉइल है। दिख रहा है आपको? यस सर। अब वो गोल्ड फॉइल के साथ कोलाइड होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे एक आपको स्क्रीन दिया हुआ है, वो स्क्रीन ऐसा नहीं है, ऊपर 3D व्यू देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसे है। देखो, इट इज नॉट लाइक दिस वे इन द वर्टिकल फॉर्म, इट इज लाइक अ 3D व्यू। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ऊपर का फिगर देखो तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा कि ये आपका है, ये स्क्रीन है। ये स्क्रीन जो है ना वो जिंक सल्फाइड के कोटिंग के द्वारा बनता है। जिंक सल्फाइड ऐसा मटेरियल है कि जिसके ऊपर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल अगर इसके ऊपर अगर कोई कोलाइड होते हैं, उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं। when a charged particle is incident on the zinc sulfide screen, there is a bright spot is developed, this is called the fluorescence। तो उसके द्वारा क्या पता चलेगा कि अगर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट डेवलप हो रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई वहां पे क्या हुआ है, वहां पे अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ है। तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल है और गोल्ड फॉइल में से पास होने के द्वारा, उसके साथ कोलाइड होने के द्वारा अल्फा पार्टिकल जो है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर, देखो स्कैटर होना मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाना। तो आप देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में, और कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल्स है वो जानने के लिए ये पूरे स्क्रीन के साथ, स्क्रीन पे घूम सके ऐसा, स्क्रीन पे घूम सके ऐसा एक, ये जो जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है उसके ऊपर घूम सके ऐसा एक डिटेक्टर रखते हैं, और वो डिटेक्टर के साथ माइक्रोस्कोप कनेक्टेड होता है। तो वो जो माइक्रोस्कोप है ना वो ब्राइट स्पॉट को देख के पता करेगा कि भाई वहां पे अल्फा पार्टिकल का वहां पे इंसिडेंस हुआ है। तो ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है और वहां पे एक माइक्रोस्कोप होता है डिटेक्टर के साथ, और वो डिटेक्टर क्या करता है, ये स्क्रीन पे घूमता है और नोट डाउन करता है कि क्या कहीं पे ब्राइट स्पॉट डेवलप हो रहा है, अगर हो रहा है तो वहां पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर कोलाइड करना है और उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसको नोट डाउन करना है, दैट्स इट। तो इसके द्वारा क्या बेनिफिट होगा, और हाउ बाय दिस एक्सपेरिमेंट हाउ रदरफोर्ड वाज एबल टू गिव सम कंक्लूजन्स, हाउ रदरफोर्ड वाज एबल टू गिव हिज फेमस एटॉमिक मॉडल। बट ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया क्या है? यस सर। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि भैया चलो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया, उसमें तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि भाई अल्फा पार्टिकल को एमिट किया है, प्रोड्यूस किया है कहीं से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से, उसको स्पेसिफिक पाथ दिया है और गोल्ड फॉइल के साथ उसका कोलिजन किया है, और गोल्ड फॉइल के द्वारा कोलिजन होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है, और वो स्कैटरिंग कौन से एंगल पे कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है उसके लिए जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन यूज किया हुआ है, और उसके आसपास डिटेक्टर घूम रहा है तो वो नोट डाउन करेगा अल्फा पार्टिकल के नंबर्स को। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बट अभी ये पता नहीं चल रहा है कि इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिला हिस्ट्री में, फिजिक्स के और पूरे साइंस के हिस्ट्री में ये इतना फेमस क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये एक्सपेरिमेंट इतना फेमस, हम 8th स्टैंडर्ड से हम सुनते आए हैं कि भाई गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा का एमिशन, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट। तो इससे क्या हिस्ट्रिकली काम हुआ, इसका इतना बेनिफिट, मतलब इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया हुआ हिस्ट्री में, तो अब उसको ये बात अब आपको समझ में आएगी। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना।
एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया आपका, बट अब उसके जो रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 4 वही है कि पूरा एक्सपेरिमेंट है जो है कैसे हो रहा है वो आपको बताया गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ये बताया है कि भाई नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटर्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग एक ग्राफ दिया हुआ है। चलो मुझे ये ग्राफ को देख के बताओ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है? 0। बहुत ही कम है, 0 के आसपास है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल का एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है, हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग को एंगल ऑफ डेविएशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ स्कैटरिंग किसको बोलते हैं कि भाई उसका जो अल्फा पार्टिकल का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, और वो ओरिजिनल डायरेक्शन मान लो कि ये आपका अल्फा पार्टिकल का ओरिजिनल डायरेक्शन है, आपका अल्फा पार्टिकल का ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है। और अगर वो कोई अल्फा पार्टिकल ओरिजिनल डायरेक्शन से सपोज के ऐसे जा रहा है कोलाइड होने के बाद, तो इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हो जाएगा, पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? तो ये 90। 90 है। और सपोज के कोई कोलाइड होके वापस आ रहा है, कोई कोलाइड होके वापस आ रहा है, तो उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग आप क्या बोलोगे? 180। 180, राइट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिटेक्टर के द्वारा, जिसके साथ माइक्रोस्कोप भी कनेक्टेड है, उसके द्वारा अलग अलग एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं उसका ग्राफ उन लोगों ने, दीगर मास्टर ने ड्रॉ किया। और वही ग्राफ को रदरफोर्ड ने थ्योरेटिकली भी प्रूव किया था। बट वो ग्राफ के द्वारा ये पता चल रहा है, ग्राफ तो कैसे मिला, तो बोले एक्सपेरिमेंटली मिला। तो उससे क्या पता चला? उससे ये पता चला कि 99% जो अल्फा पार्टिकल है ना, उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 1 डिग्री से भी कम है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग 1 डिग्री से भी कम है, उसका मतलब ऐसा हुआ कि 99% जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो रहा है, उसका जो पाथ है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। आफ्टर बीइंग कोलाइड विद द गोल्ड फॉइल आल्सो, after being collide with the gold nucleus also, they are remains, their direction is remains almost unchanged. तो इसका मतलब क्या हुआ? what does it mean? तो उसके द्वारा क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ये जो कंक्लूजन निकालना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग थोड़ा सोचना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना और थोड़ा सोचना। मान लो टेम्परवरी ऐसा मान लो कि थॉमसन वाकई में सही था। तो अगर थॉमसन सही था, अगर थॉमसन का मॉडल सही था, तो ये आपका गोल्ड का कोई न्यूक्लियस है और ये मेरे अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग जगह से मेरे अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर कोलाइड हो रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग जगह से अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं। तो अगर थॉमसन सही होता तो क्या होता, सोचो। अगर थॉमसन का मानना सही होता कि भाई कोई जो एटम होता है वो सॉलिड स्फीयर जैसा होता है, तो अगर कोई अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर कोलाइड होता तो वो कोलाइड होके ऐसी जगह पे या फिर कोई ऐसे जगह पे जाता। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। तो अगर वाकई में थॉमसन सही होता तो जो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो क्या 0 मिलता, ऑलमोस्ट 0 या 1 डिग्री मिलता? बताओ मुझे, मिलता या नहीं मिलता? देखो, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है और गया ये डायरेक्शन में, तो दिस मच इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अगर थॉमसन सही होता तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग का वैल्यू 90 से ज्यादा होता। बहुत ही ज्यादा होता। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। बट व्हाट द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली टेल्स अस, एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग तो निग्लिजिबली स्मॉल है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री से भी कम है 99% अल्फा पार्टिकल के।
तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो मानना था, थॉमसन का जो मानना था कि भाई एटम ऐसा सॉलिड स्फीयर जैसा होगा, वो एकदम गलत है। चलो ये पता चला। यस सर। तो फिर क्या मानना पड़ेगा? तो फिर ये मानना पड़ेगा कि एटम्स जो है ना वो मोस्टली एटम्स जो है ना वो मोस्टली एम्प्टी है। एटम्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ 99%, मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल is almost go is almost gone without any deviation. Their angle of scattering are almost zero. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एटम्स होगा वो मोस्टली वैक्यूम्ड होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा, बट देखो ये भी पता चला, नो डाउट अबाउट दैट, कि 99%, मोर देन 99% अल्फा पार्टिकल जो है उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है ना वो लेस देन 1 डिग्री है। मतलब वो सीधे जा रहा है विदाउट डेविएशन। बट ऐसा भी पता चला कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल हम पास करते हैं ना, तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा निकलता है कि जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 डिग्री होता है। और अगर हम 10,000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराते हैं तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा भी निकलता है कि जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री है, मतलब वो वापस आ रहा है। तो ये मानना भी गलत है कि भाई एटम के अंदर कुछ भी नहीं है। बिकॉज कुछ अल्फा पार्टिकल वापस भी आ रहे हैं, तो वो कोलाइड होने के बाद वापस आएंगे ना। तो एटम कैसा है ऐसा हम मान सकते हैं। तो अगर ऐसा हम मान ले कि एटम एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना वो वैक्यूमाइज्ड है, कुछ भी नहीं है, बट उसके अंदर छोटा सा एक पार्ट ऐसा होगा कि जहां पे कुछ है, जहां पे एटम का सारा जो मास है वो वहां पे है, ऐसा अगर मान ले तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो सही हो जाएगा। देखो ये सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। और अब अगर सोचो तो ये हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है ना उसका जो पाथ है ना वो अनडेविएटेड होगा। बिकॉज उसको कहाँ से पास होना है? उसको ऐसी जगह से पास होना है कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ा रिपल्सन मिलेगा तो थोड़ा 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 उसका डेविएशन होगा, बट मोस्टली उसका डेविएशन एंगल ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो क्या ये चीज आपको पता चली फ्रेंड्स? यस सर। बट जो अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली वो जो सेंट्रल पार्ट है उसके सामने आएगा उसका क्या होगा? एग्जैक्ट जो सामने आएगा उसका क्या होगा? उसको तो क्या करना पड़ेगा? कोलाइड होके वापस जाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? और जो अल्फा पार्टिकल बहुत ही नजदीक से आएगा तो उसको थोड़ा ज्यादा, देखो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड है और यहाँ पे भी मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर कुछ आपको ऐसा डेविएशन मिलेगा। जो बहुत ही नजदीक आता है वो जो सेंट्रल रीजन से, तो वहां पे आपको डेविएशन ज्यादा मिलेगा, कभी 90 भी मिलेगा। और जो एग्जैक्टली हेड ऑन कोलिजन करेगा, सामने से कोलिजन करेगा वो सेंट्रल पार्ट के साथ, वो 180 डिग्री से वापस चला जाएगा। तो इस यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था कि भाई 99 अल्फा पार्टिकल जो है ना उसका डेविएशन नहीं हुआ और डेविएशन लेस देन 1 डिग्री है, तो उसके द्वारा ये क्लियर हो गया कि भाई एटम जो होता है ना वो ऑलमोस्ट कैसा होता है? ऑलमोस्ट वैक्यूमाइज्ड होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बट कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी है कि जिसका एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 भी है, 180 भी है। इसका मतलब कि कुछ नहीं है ऐसा मानना तो लाजमी नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर हम ऐसा मान ले कि भाई एटम का जो भी कुछ है वो उसके बहुत ही सेंट्रल, बहुत ही छोटे से रीजियन में है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ वो मैच हो जाएगा। चलो ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। तो इसके द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि भाई एटम का जितना भी मास है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज, देखो 180 डिग्री से वापस गया एक अल्फा पार्टिकल, 10,000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करते हैं ना, तो एक आध अल्फा पार्टिकल ऐसा निकलता है जो 180 डिग्री से वापस जा रहा है।
इसका मतलब वापस गया हो तो मतलब उसको रिपल्जन हुआ होगा तो ही वो वापस जाएगा। यस और नो? यस तो रिपल्जन क्यों हुआ? बिकॉज कि भाई वो जो सेंट्रल पार्ट जो है वहां पे क्या होना चाहिए, तो फिर अल्फा पॉजिटिव है, तो सेंट्रल रीजन में भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये एक अल्फा पार्टिकल जो वापस से गया उसके ऊपर से रदरफोर्ड ने ये डिसाइड किया कि भाई वो जो सेंट्रल रीजन है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये सोचा कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग लेस देन 1 डिग्री है, मतलब वो सीधे जा रहा है। इसका मतलब कि एटम्स मोस्टली जो है ना वो एम्प्टी होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। बट कुछ अल्फा पार्टिकल्स का एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा भी है, मतलब कुछ तो है। तो फिर सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई एटम का जो भी कुछ मास होगा ना वो उसके बहुत स्मॉल छोटे से बीच के सेंट्रल रीजन में होगा, उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला रदरफोर्ड ने कि भाई एक अल्फा पार्टिकल जो है ना वो 180 डिग्री से वापस जा रहा है, मतलब उसने उसने रिपल्जन एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा कब हो सकता है? तो बोले वो सेंट्रल रीजन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो फिर तो सेकंड कंक्लूजन, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड तीसरा कंक्लूजन वो उसने हाइपोथाइज किया, रदरफोर्ड ने तीसरा जो है ना वो तीसरा कंक्लूजन हाइपोथाइज किया। उसने क्या सोचा कि भाई जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, इसी हिसाब से यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते होंगे। वो उसने हाइपोथाइज किया फ्रॉम द सिमेट्रिसिटी ऑफ द नेचर, फ्रॉम द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ नेचर उसने हाइपोथाइज किया। तो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन निकाले। नंबर 1 के जो एटम होता है वो मेनली वैक्यूम्ड होता है, एम्प्टी होता है, स्पेस ही होती है उसके अंदर। नंबर 2, बट उसका जो सेंट्रल रीजन है वहां पे पूरा मास, एटम का पूरा मास और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंट्रल रीजन में होना चाहिए, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। और तीसरा उसने हाइपोथाइज किया कि भाई ये न्यूक्लियस के आसपास, बिकॉज ये तो पता ही था, ये तो इन सब लोगों को पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही एंड पॉजिटिव चार्ज भी है। तो रदरफोर्ड ने तीसरा हाइपोथाइज किया कि भाई जैसे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सिमिलर वे न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते होने चाहिए। सो दैट इज द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चला ये गोल्ड फोल्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ कैसे कनेक्टेड था। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। बोलो। हाँ। सर ये जो अल्फा पार्टिकल जो कोलाइड हो रहे हैं वो गोल्ड गोल्ड के न्यूक्लियस के साथ, सर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम थी कि वो रिपल्जन भी रिपल्स हो रहा है दोनों देखो मेरी बात सुनो। इनिशियली इनिशियली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, आपका क्वेश्चन बहुत सही है और यहाँ पे उसका सारा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, अगर आप हम रीड करेंगे तो पता चलेगा। ये जो बिस्मथ होता है ना जहां से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, राइट, तो वहां से रेडियो एक्टिव एमिशन जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। बट जैसे जैसे वो अल्फा पार्टिकल नजदीक जाता जाएगा तो बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स इसका काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का एट द टाइम ऑफ एमिशन फ्रॉम द बिस्मथ, बिस्मथ में से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपको पता है कि के Q1 Q2 अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज। के तो के रहेगा, Q1 जो होगा वो 2 ही होगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज। और मान लो कि न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स है तो उसका चार्ज प्लस Z ही होगा अपॉन द डिस्टेंस। एम आई राइट फ्रेंड्स? ओके। यस तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल नजदीक आता जाएगा तो ये डिस्टेंस जो है ना दो चार्ज के बीच का वो डिक्रीज होता जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर डज दिस एनर्जी केम फ्रॉम? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है,
तो मुफ्त में तो हो नहीं सकती है, तो वो कहाँ से आएगी? काइनेटिक एनर्जी से। एट द कॉस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और जब एक चीज ऐसी है, जब r टेंड्स टू जब 0 होगा, r बहुत ही कम हो जाएगा, तो एट दैट टाइम आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो बहुत ही बढ़ जाएगा। सो एट दैट टाइम आई कैन से द होल काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। potential energy, and after that due to the repulsive force it will get back from this point. ये point ऐसा है कि जिसके आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। Is that clear? सर मतलब वो टच भी नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा दूर से वापस चला जाएगा। एंड दैट इज डिपेंड, हाँ अब वो कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन सिंपल सा है। और फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन भी बहुत ही मायने रखता है। इसी के द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज कितना होता है वो आइडिया लगाया। उसने ऐसा सोचा कि उसने रदरफोर्ड ने ऐसा सोचा कि जो अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है वो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक तक पहुंचा होगा, तो उसके द्वारा उसने न्यूक्लियस का साइज डिसाइड किया। उसने ऐसा सोचा कि भाई द होल काइनेटिक एनर्जी विल बी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी मोस्टली 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 9 into 10⁻⁹। Q1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1.6 अल्फा पार्टिकल का चाहे 2 ही। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो 79 into 1.6 into 10⁻⁹ और डिवाइड बाय आर। तो सारे वैल्यूज के द्वारा उसने आर फाइंड किया। तो आर का वैल्यू फ्रेंड्स पता चला कि 4.28 10⁻⁻14 मीटर है। तो इसके द्वारा रदरफोर्ड ने ये डिसाइड किया कि न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। न्यूक्लियस के साइज जो है ना वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होना चाहिए, because this is the closest distance up to which the alpha particle can reach to the nucleus. Is that clear? So that is Yes. almost the size of the nucleus as well. आया बात समझ में? यस सर। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻14 मीटर है वो निकाला। और फ्रेंड्स थॉमसन का जो एटॉमिक, वापस से थॉमसन में आते हैं फ्रेंड्स, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था नो डाउट इट वाज कोलैप्स्ड, बट फ्रेंड्स याद रखना साइंस में कोई चीज कभी अनसक्सेसफुल नहीं होती। अगर कुछ मॉडल फ्लॉप हो रहे हैं तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो साइंस को सीखने मिलता है, हमको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता ही। जैसे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो कोलैप्स हुआ, बट उसी के द्वारा नए मॉडल का सोचने का हमको इंस्पिरेशन मिला। और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भले ही वो अनसक्सेसफुल रहा, बट उसके द्वारा एटम का जो साइज है ना, एटम का साइज, तो एटम का पता चला लोगों को कि एटम का जो साइज है ना वो 10⁻⁻10 मीटर मतलब एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का होता है। किसका साइज? एटम। एटम। और जो रदरफोर्ड ने किसका साइज डिसाइड किया? न्यूक्लियस। और वो कितना मिला? 14। 10⁻14। तो इसके द्वारा लोगों को पता चला कि अगर एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है तो न्यूक्लियस का साइज उससे 10,000 टाइम्स कम 10⁻14 मीटर है। ये कैसा हुआ पता चला आपको? एक क्रिकेट का ग्राउंड के साथ स्टेडियम है, अगर उसको एटम मान लेते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड स्टेडियम के साथ उसको अगर एटम मान लेते हैं तो क्रिकेट का जो बॉल है ना वो क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। इस टाइप का सिचुएशन है ये। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। बट फ्रेंड्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए 8th स्टैंडर्ड से कि भाई ये हम जब हम रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं तो साथ साथ में उन लोगों ने ऐसा लिखा होता है कि फ्रॉम द फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग ऑफ द विद द गोल्ड फॉइल, ऐसा लिखते हैं। तो अब उसका लिंक आपको सेट हुआ दोनों का, ये मॉडल के साथ वो एक्सपेरिमेंट कैसे लिंक हुआ पता चला आपको? यस सर। तो फ्रेंड्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसे डिसाइड हुआ?
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट थे और उसके द्वारा रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला और उसके द्वारा उसने क्या एटॉमिक मॉडल दिया, वो पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बढ़ा दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड आल्सो कैलकुलेटेड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल अप टू विच इट कैन रीच टू द न्यूक्लियस, और वो मिला आपको 10⁻⁻14 मीटर. उसके द्वारा रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज कितना होना चाहिए वो भी पब्लिक को, लोगों को बताया. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. सर अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो, इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल. हाँ सॉरी सर, उस उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो जो हो गोल्ड सकती है. न्यूक्लियस है उसको रिप्लेस कर दे, मतलब नहीं, उसको देखो यहाँ पे एक और चीज है. गोल्ड का जो मास होता है वो न्यूक्लियस से मास से 50 टाइम्स ज्यादा होता है. अल्फा पार्टिकल से गोल्ड के न्यूक्लियस का मास, अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा होता है. तो व्हेन अ लाइटर ऑब्जेक्ट इज कोलाइड विद द हेवियर ऑब्जेक्ट, द हेवियर ऑब्जेक्ट रिमेन्स द स्टेशनरी. वो आपको पता है. तो यहाँ पे मान लो कि भाई अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बहुत 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 ज्यादा है, तो भी क्या होगा कि वो कोलाइड होके वापस ही आएगा, न्यूक्लियस का पोजीशन चेंज नहीं होगा बिकॉज वो बहुत ही हैवी है. इज इट क्लियर? यस सर. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मासडन के एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, और उस रिजल्ट्स का यूज किसने किया? ये यूज किया रदरफोर्ड ने. तो फिर रदरफोर्ड ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए, तो उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स करने के द्वारा ये उसका जो मॉडल है वो बताया. तो एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट किया, एक्सप्लेनेशन किया, और उसके बाद उसने मॉडल निकाल दिया उसका. ओके. और दूसरी बात देखो, लुक एट दिस फिगर. एक इसमें आपको एक अच्छा एक इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. तो अल्फा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, वो न्यूक्लियस से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं भैया? ये न्यूक्लियर लाइन है, और अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो न्यूक्लियस से ये इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका जो डिस्टेंस है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं. तो सीधी सी बात है कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा या कम होगा? कम. कम होगा. बट जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर डिक्रीज होगा, देखो ये दूसरा अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर कम है पहले से, तो उसका कुछ स्कैटरिंग हो रहा है, देखो बिकॉज ऑफ द रिपल्सन कुछ स्कैटरिंग हो रहा है. बट इम्पैक्ट पैरामीटर और अगर कम करते हैं हम तो उसका थोड़ा ज्यादा स्कैटरिंग होगा, और कम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा और स्कैटरिंग होगा, बहुत ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं और ज्यादा स्कैटरिंग होगा. अगर हम यहाँ पे ही अल्फा पार्टिकल को कोलाइड करते हैं न्यूक्लियर लाइन पे ही, तो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा? 0. 0. तो एट दैट टाइम आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा? 180. 180 हो जाएगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपको 3 चीज याद रखनी है. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? तो भाई अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी का न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी का न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम रहेगा, बट अगर आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है तो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है, हो जाएगा. नंबर 3, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होता है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा, एंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. तो फ्रेंड्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पिक्चर में आ गया. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, but it is also fails to explain some phenomenons. रदरफोर्ड, देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा था कि फॉर विच इम्पैक्ट पैरामीटर द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री, तो क्या आंसर आएगा?
If the impact parameter is 0, then angle of scattering is 180 degree. Is that clear? Yes, sir. तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आ गया, बट वो भी फेल हुआ. पूछो क्यों? क्यों? तो रदरफोर्ड ने ऐसा बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व. वो अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तो सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है. तो सर्कुलर मोशन जो है ना वो भी एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है. एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम इट. तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर मोशन कर रहा है. वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो भी एक एक्सेलरेटेड मोशन ही है. एंड एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो भी क्या करेगा? अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट वो इलेक्ट्रॉन का जो खुद का एनर्जी है वो कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा? कम होगा. कम होता जाएगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता जाएगा तो उसका जो रेडियस है, उसका जो पाथ है वो भी कम होता जाएगा. और फाइनली इट शुड बी एंडेड वेयर? इट शुड बी एंडेड टू द न्यूक्लियस. अगर ऐसा होता है तो उसका जो पाथ है वो फाइनली न्यूक्लियस में एंड होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट द एटम कैन नॉट बी रिमेन स्टेबल. तो वो एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा अगर ऐसा होता तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट it is also fails to explain that experimental result. Which experimental result? That discrete wavelength, Lyman Balmer partial bracket Fund series. Where does it came from? अगर हम कोई एटॉमिक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं लो डेंसिटी के साथ और डिस्चार्ज पास करते हैं तो कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ एमिट होती है, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ का एमिशन होता है. ऐसा क्यों? तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. बट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नो डाउट वो अनसक्सेसफुल रहा. बट वहां से मैंने बोला ना कि साइंस में कोई भी चीज कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होती है. तो नो डाउट वो कुछ तो समझ आने में उसका प्रॉब्लम आया. बट न्यूक्लियस का जो कंसेप्ट है एंड न्यूक्लियस का जो साइज है वो सबसे पहले किसने डिसाइड किया? रदरफोर्ड ने डिसाइड किया. तो फ्रेंड्स आपको ऐसा क्वेश्चन अभी होगा कि भाई हम तो ऐसा ही पढ़े हैं कि भाई न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. अब आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये गलत है, तो फिर ये झमेला क्या है सब? तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा और बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स. अगर आप डीप में जाओगे इस चैप्टर में तो अभी तक आप जो पढ़े थे ऐसा ही पढ़े थे कि भाई न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं. अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर होगा सर्कुलर मोशन तो एनर्जी का एमिशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी डिक्रीज होगा. तो फिर उसका जो पाथ है वो सर्कुलर ना रहते हुए वो ऐसे स्पाइरल हो जाएगा और लास्ट में उसका एंड हो जाएगा न्यूक्लियस में. तो ये फिर पूरा एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा. अब मैंने ऐसा बताया तो ये झमेला क्या है? तो फिर वाकई में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे है, कैसे अरेंज किए हुए हैं? तो वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा. केमिस्ट्री खाली बताता है, वो सिखाता नहीं है. अगर केमिस्ट्री के फंडामेंटल क्लियर करने हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स अब आएगा बोहर. बोहर ने भी एटॉमिक मॉडल दिया, बट उसके पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है वो सीख लेंगे. फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तक मैंने आपको जो भी कराया ना वो आपके एग्जाम में से कैंसल्ड है. अरे यार. तो अभी तक मैंने ये पूरा रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है वो पूरा उन लोगों ने कैंसिल किया हुआ है. गीगर मास्टर एक्सपेरिमेंट पूरा कैंसिल किया हुआ है. बट आपको पूरा 100% नॉलेज मिले कि भाई कहाँ से कहाँ पे ये चैप्टर जा रहा है, इसके लिए मैंने पूरा एक्यूरेटली आपको पूरा सिखाया. But you are not required to prepare, you just required to read these questions, not required to prepare this question. Okay,
तो 1 to 8 क्वेश्चन जो है ना, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आपको जस्ट रीड करना है। ओके, यस सर। तो 1 to 8 क्वेश्चन में क्या हिस्ट्री था, क्या पूरा चीज समझ, क्या झमेला हुआ, सब पता चला आपको फ्रेंड्स। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हमारा, कल का लेक्चर विल बी द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो उसके द्वारा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में ही है। तो आज का सेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बहुत मजा आने वाला है। प्लीज डू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। और आपका एक 100 मार्क्स का पेपर भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी आपको कंपलसरी 11 चैप्टर का पेपर है, वो भी आपको कंपलसरी देना है, ऑफिस पे आके सबमिट करना है उसको कल के दिन तक। ओके ओके तो फ्रेंड्स आज सर कल कौन सा टाइम में? कल आप 6:30 तक आके आ दे सकते हो पेपर।